और राइट हैंड साइड क्या बचेगा, क्या मिलेगा, ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 1 मोल के अलावा कोई और डेफिनेट क्वांटिटी होती गैस की, मार्कर को बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर अट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में खींच लो इस मार्कर को। 11th क्लास में काफी सारे बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, नोट्स बना लेते हैं, नोट्स छाप लेते हैं, लेकिन उन्हें रिवाइज नहीं करते हैं। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इसे अप्लाई करते हैं। अगर रिपल्शन होगी तो इस केस में देखिए इसकी वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से ही आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर ए रियल गैस एट हाई प्रेशर इज। देखिए प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, कौन सी करेक्शन टर्म को इग्नोर किया जाएगा। हमारे पास वैन-डर-वाल गैस इक्वेशन इस प्रकार से है, P प्लस एन स्क्वेयर ए बाई वी स्क्वेयर इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है फिर कहानी आपसे नहीं बन पाएगी। इक्वेशन तो यार आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए इक्वेशन को जल्दी से याद कीजिए। अगर आपको इक्वेशन पहले से ही याद है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही आपको फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में कैद करना है। उम्मीद है आप सभी ने इस इक्वेशन को याद कर लिया होगा। ये वैन-डर-वाल गैस इक्वेशन है। इस वैन-डर-वाल गैस इक्वेशन में हाई प्रेशर की कंडीशन अप्लाई करते हैं। हाई प्रेशर यानी जो करेक्शन टर्म है इसे इग्नोर किया जाएगा। हाई प्रेशर की कंडीशन अगर हमने अप्लाई कर दी है, करेक्शन टर्म को हमने इग्नोर कर दिया है। कौन सी करेक्शन टर्म को, प्रेशर करेक्शन टर्म को हमने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि हाई प्रेशर प्लस करेक्शन टर्म इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी, काफी कम होगी। अगर P के रिस्पेक्ट में एन स्क्वेयर ए बाई वी स्क्वेयर की वैल्यू काफी कम होगी तो हम इसे इग्नोर कर पाएंगे। ठीक है जी, अगर हम इसे इग्नोर कर पाएंगे तो बिंदास हमने इसे इग्नोर कर दिया है, इंतजार किस बात का है। तो देखिए यार, इसे इग्नोर करने के बाद P हमने V के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया क्या, P इंटू वी, PV। ठीक है जी, और NB के साथ P मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया, ये देखिए माइनस PNB, माइनस PNB इज इक्वल टू NRT। ठीक है जी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की बात करनी है, जिसका एक्सप्रेशन आप जानते होंगे ही। अगर आप पिछले 2 लेक्चर अच्छे से अटेंड नहीं करके यहाँ आए हैं तो इस सेशन में काफी सारी चीजें बाउंसर जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो यार पिछले 2 लेक्चर आपको अच्छे से अटेंड करने होंगे, फिर आपको यहाँ आना होगा। और डरिए मत, मुलाकात होगी हमारी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही हमारी मुलाकात होगी और सारी बातें आपको अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, तो पिछले 2 लेक्चर आपको आने चाहिए। अगर पिछले 2 लेक्चर आपको आते हैं फिर देखिए, बिंदास देखिए, यहां हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की बात करनी है, यानी PV डिवाइडेड बाय NRT की हमें बात करनी है। तो देखिए PV डिवाइडेड बाय NRT, NRT को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो इससे क्या होगा, PV डिवाइडेड बाय NRT। लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो PNB डिवाइडेड बाय NRT, PNB को भी NRT से डिवाइड करना होगा। और राइट हैंड साइड क्या बचेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और क्या मिलेगा, भगवान तो मिलेंगे नहीं, 1 ही मिलेगा। NRT इस तरफ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो देखिए यार, N से N कैंसिल हुआ, बिल्कुल कैंसिल हुआ। PV बाय NRT ये क्या है, और ध्यान से देख लें, अपने चक्षु खोल लें, ठीक है ना, ये क्या है, PV बाय NRT क्या है, PV बाय NRT ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, जिसका था हमें इंतजार, ये हमारे सामने है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z माइनस माइनस क्या है, देखिए PV बाय RT माइनस PV बाय RT इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, राइट साइड क्या है, 1 है। Z इज इक्वल टू 1 प्लस PV बाय RT, ऐसा कुछ मिलता है। हाई प्रेशर हुआ तो करेक्शन टर्म, जो प्रेशर करेक्शन टर्म है जो इस हाई प्रेशर के साथ है, इसे इग्नोर करने पर
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का एक्सप्रेशन ऐसा मिलता है। ऐसी शक्ल कौन से ऑप्शन में है? देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का ऐसा एक्सप्रेशन कौन से ऑप्शन में है? ध्यान से देखने पर हमें देखिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर मिलता है। ऐसा एक्सप्रेशन हमें इसके थर्ड ऑप्शन में मिलता है। चलिए फिर आगे चलें, किसी प्रकार की देरी नहीं करनी है। एक के बाद एक काफी सारे क्वेश्चंस को हमें करना है डिस्कस। नो डाउट ये सभी थियोटिकल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी आप इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया वैसा ही कुछ यहां करना है सेकंड क्वेश्चन में। इफ Z इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वैन डर इक्वेशन एट लो प्रेशर, लो प्रेशर कैन बी रिटन एज। देखिए लो प्रेशर हुआ तो क्या होगा यार? प्रेशर लो तभी होगा जब वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम इज लार्ज, काफी बड़ा कंटेनर है। या फिर इस प्रकार से सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, ध्यान से देखना पूरी फील आएगी आपको, ध्यान से देखना। ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और इसमें गैस है। इसमें क्या है? इसमें गैस है। अगर हम इस पिस्टन को, ये जो पिस्टन लगी है, इस पिस्टन को ऊपर खींच ले, ठीक है ना, क्या होगा इससे? अगर इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाए, ऊपर की तरफ इस पिस्टन को हम खींच लें, तो इससे क्या होगा? इसे देखिए वॉल्यूम इंक्रीज होगी और प्रेशर डिक्रीज होगा। जी हाँ, गैस तो उतनी ही है, गैस का अमाउंट तो सेम है। अगर आपने पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अब देखिए पार्टिकल ज्यादा वॉल्यूम में है तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? कम होगा, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है मामला? तो प्रेशर लो कब होगा? जब वॉल्यूम लार्ज है। वॉल्यूम लार्ज है तो प्रेशर लो होगा। अरे क्लियर है ये बात? अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो फिर इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के लिए हमें देखिए इस प्रकार से वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को इंडिकेट करना चाहिए। P प्लस n स्क्वेयर A बाय वी स्क्वेयर इनटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। देखिए आज के सेशन में बार बार वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को मैं बोर्ड पर, स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करूंगा। अगर अभी तक आपने याद नहीं किया है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, याद कर लें यार। अभी भी अगर आपने याद नहीं किया फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। बार बार मैंने आपको बोला है ये पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैसीय स्टेट में अभी तक देखिए जितना आपने अंडरस्टैंड किया उससे कहीं ज्यादा ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट पोर्शन हमने देखिए पिछले 2 लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z एंड वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन से रिलेटेड। ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए इस इक्वेशन को हमने रियल गैसेस और वैन डर वाल्स गैसेस के लिए एस्टेब्लिश कर लिया था। एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया था। कहीं भी प्रॉब्लम है तो बार बार आप देखिए इस इक्वेशन को देख लें और वैन डर वाल्स ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए इस इक्वेशन को डिड्यूस किया, उन पॉइंट्स को जान लीजिए। कैसे डिड्यूस किया ये भी आप जान लीजिए। अगर ये सब कुछ आपको पता है फिर देखिए आगे चलते हैं। अगर वॉल्यूम लार्ज होगी तो लार्ज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम करेक्शन टर्म है इसे उड़ा दें, NB को इग्नोर कर दें, लार्ज वॉल्यूम है। अगर V लार्ज है तो ज्यादा वॉल्यूम के कंपैरिजन में NB को इग्नोर आसानी के साथ किया जा सकता है। इग्नोर कर लिया मैंने। तो देखिए इसके बाद क्या मिलता है? इसके बाद हमें क्या मिलता है? V को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो PV मिलता है। n स्क्वेयर A बाय वी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वेयर A बाय वी स्क्वेयर के साथ इस V को मल्टीप्लाई करेंगे। V से देखिए पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू nRT। अब nRT को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तभी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का एक्सप्रेशन बनेगा। कैसे? nRT को लेफ्ट हैंड साइड बुला लीजिए,
एनआरटी इस तरफ आ जाइए, ये देखिए एनआरटी इस तरफ आ गया है। अब देखिए पीवी को तो एनआरटी से डिवाइड करना ही होगा, साथ में इसे भी एन स्क्वेयर ए बाय एन स्क्वेयर इंटू ए बाय वी, ठीक है जी, एन स्क्वेयर इंटू ए बाय वी ऐसा ही है आपके पास। इसे भी एनआरटी से डिवाइड करना होगा। अगर आप एनआरटी को इस तरफ लेकर आएंगे तो इसको एनआरटी से डिवाइड करना होगा और इसको भी एनआरटी से डिवाइड करना होगा। इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी, तो एनआरटी से इसे भी डिवाइड करना होगा। यहाँ देखिए एन से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, एन से इसकी पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू राइट साइड क्या होगा, राइट साइड 1 होगा। इसमें किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये भी देख लें, इसके अलावा ये भी देख लें, ये जो पीवी बाय एनआरटी है ये एक्सप्रेशन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड का है, जेड प्लस एन इंटू ए बाय वी इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू 1। अब यहां देखिए z इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू ए डिवाइडेड बाय वी इंटू आर इंटू टी। ये देख ले यार, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z का ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, और ऐसा एक्सप्रेशन कौन से ऑप्शन में? अब यहां कहीं भी देखिए n नहीं है, या तो आप चिंता कर लें कि कहीं भी n नहीं है, या फिर दिमाग लगा लें। तो यार चिंता तो चिता समान है ना, नहीं करनी है। तो फिर n किसे मानना होगा, n क्या होगा इस केस में? मुझे लगता है n इस केस में जब ना दिया हो, ठीक है ना, तो ऐसे केस में 1 मानना चाहिए, क्योंकि 1 मोल के कोरस्पॉन्डिंग क्या पता कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z की बात करनी होगी। और तो देखिए डेफिनेट क्वांटिटी क्या हो सकती है, अगर 1 मोल के अलावा कोई और डेफिनेट क्वांटिटी होती गैस की तो फिर यार उस केस में n दिया जाना चाहिए था, लेकिन n नहीं दिया है तो इसे हम 1 मान लेंगे, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट n को 1 मान लेंगे। इफ n इज इक्वल टू 1 देन वी गेट z इज इक्वल टू 1 माइनस a बाय आर टीवी। वी आर टी और आर टीवी एक ही बात है। ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऐसा हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है, और ये देखिए जेईई मेंस में आ चुका है 2014 में। कितना सिंपल है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सिंपल है। चलिए फिर आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। इसी प्रकार से हमें 1 बाय 1 काफी सारे क्वेश्चंस पर अटैक करना है। तो देखिए एक और सिंपल सोबर क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें हमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, इन वैन डर वाल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस लो। ये आपको डराने के लिए दिया है। वैन डर वाल गैस इक्वेशन की बात की गई है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द गैस लो, ये सब कुछ डराने के लिए लिखा आपके लिए। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। आगे क्या है उसकी टेंशन नहीं लेनी, इक्वेशन ऑफ स्टेट है, गैस लो है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। द कांस्टेंट बी इज ए मेजर ऑफ, ये बी देखिए किसकी मेजरमेंट करता है, बी क्या है? देखिए आपके पास इक्वेशन इस प्रकार से P प्लस एन स्क्वेयर ए बाय वी स्क्वेयर, ये प्रेशर करेक्शन टर्म है V माइनस एन बी, ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म है। और वॉल्यूम में जो करेक्शन की गई है, इस करेक्शन को अगर ध्यान से विजुलाइज किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, तो कंटेनर की वॉल्यूम में से, ठीक है ना, ये जो V है, कैपिटल V जो है, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। इस कंटेनर की वॉल्यूम में से NB को माइनस किया गया है, किसी वॉल्यूम को माइनस किया गया है। ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर की वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को माइनस किया गया है। ये कौन सी वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये है यार वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल्स, ठीक है ना। ये क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल्स ऑफ रियल गैस। n मोल्स ऑफ रियल गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, यह वॉल्यूम NB है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको? यार हमें तो फ्री वॉल्यूम चाहिए। यहां पर देखिए
कंटेनर की वॉल्यूम में से जो गैस पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है उसे माइनस करने के बाद ही तो फ्री वॉल्यूम मिल पाएगी। जो PV इज इक्वल टू NRT है, इसमें देखिए ये जो V है ये फ्री वॉल्यूम है, ये फ्री वॉल्यूम है। कैसे फ्री वॉल्यूम है? जो कंटेनर की वॉल्यूम है वही इस केस में फ्री वॉल्यूम होगी, क्योंकि आइडियल गैस के केस में पार्टिकल्स ने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं की होगी। ये ऐसा माना जाता है नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी। तो जितनी कंटेनर की वॉल्यूम है, अगर पार्टिकल्स की वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो उतनी ही फ्री वॉल्यूम होगी। हम कंटेनर की वॉल्यूम में से अगर वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दें, कौन सी वॉल्यूम को? जो पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई की होगी, या फिर ये मानना होगा पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की ही नहीं होगी। एक्चुअल केस में पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी, इसलिए देखिए रियल गैस के केस में, एक्चुअल केस में हमें V में से, कंटेनर की वॉल्यूम में से पार्टिकल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है उसे माइनस करना होगा, और हमने माइनस किया भी है। तभी तो देखिए फ्री वॉल्यूम मिल पाएगी। जो PV इज इक्वल टू NRT है उसमें जो V है ये फ्री वॉल्यूम है। तो ये फ्री वॉल्यूम हमें देखिए इस प्रकार से पार्टिकल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी उसे माइनस करने के बाद मिल जाएगी। तो यहां देखिए अगर B ज्यादा हुआ इसका क्या मीनिंग है? पार्टिकल्स ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है। अगर B कम हुआ इसका क्या मीनिंग है? पार्टिकल्स ने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है। ऐसा देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है? B इज मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। B ज्यादा हुआ, पार्टिकल्स ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है। B कम हुआ, पार्टिकल्स ने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है। दैट मीन्स B इज मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। B is measure of volume occupied by molecules। मजा आ गया? अरे अच्छा लगा आपको? बार बार रिवाइज किया होगा तो अच्छा लगा होगा। अगर देखिए आपने पहले ही से अंडरस्टैंड नहीं किया है तो फिर तो यार ये मामला आपको हजम होगा नहीं। बार बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो आज आपके लिए संकट की घड़ी होगी, आपको ये सारी बातें अंडरस्टैंड नहीं होंगी, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको पिछले 2 लेक्चर्स को अटेंड करना होगा। बार बार मैंने आपसे निवेदन किया है पिछले 2 लेक्चर्स को अटेंड कर ले, कर लिया है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आपसे चुटकियों में क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, द टर्म दैट करेक्ट्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन रियल गैस। देखिए कौन सी ऐसी टर्म है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को मेजर करने के लिए, है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस को मेजर करने के लिए या फिर करेक्ट करने के लिए रियल गैस और वैन डर वाल गैस इक्वेशन में ऐसी कौन सी टर्म है? मुझे लगता है अट्रैक्टिव फोर्सेस से प्रेशर डिक्रीज होगा। आप खुद सोचिए, अगर मैं इस मार्कर से इस बोर्ड को हिट करता हूं, ठीक है ना, हिट करता हूं, ये देखिए हिट किया मैंने, अब देखिए इंपैक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट हो पाएगा। लेकिन अगर इस मार्कर को बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर अट्रैक्ट कर लूं, ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में खींच लूं इस मार्कर को, तो इस केस में देखिए इंपैक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगी तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींच रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ऐसे केस में कंटेनर की वॉल के साथ जो कोलिजन होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यानी जिस स्पीड के साथ आइडियल गैस के केस में कोलाइड कर रहा था, देख जिस स्पीड के साथ आइडियल गैस के केस में कोलाइड कर रहा था पार्टिकल, जब इसे कोई दूसरा पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, अब उससे जब पार्टिकल दूसरा इसको देखिए अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस केस में देखिए कम स्पीड के साथ यहां इसके साथ क्या कर पाएगा? कोलाइड कर पाएगा। तो मुझे लगता है ऐसे केस में जो दूसरा पार्टिकल पीछे से अट्रैक्ट कर रहा होगा, वैसे केस में प्रेशर कम एग्जर्ट होना चाहिए। जी हाँ, इंपैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, तो कम प्रेशर एग्जर्ट हो पाएगा ऐसे केस में अगर पीछे से कोई दूसरा पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा हो। अगर देखिए ये फ्री है तो उस केस में ज्यादा इंपैक्ट होगा। अगर दूसरा पार्टिकल पीछे से अट्रैक्ट कर रहा है तो देखिए अट्रैक्ट कर रहा है तो कम स्पीड बन पाएगी, कम स्पीड बन पाएगी तो प्रेशर कम एग्जर्ट हो पाएगा। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर के मुकाबले कम होता है, क्योंकि रियल गैस के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से ही स्पीड ज्यादा नहीं बन पाई होगी। जो पार्टिकल जस्ट कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करने वाले हैं, जैसे जैसे देख लें
ये पार्टिकल कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करने वाला है, इसके पीछे देखिए गैस के और मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है ना। मैंने पूरे कंटेनर में मॉलिक्यूल्स नहीं बनाए हैं, नहीं रिप्रेजेंट किए हैं, मुझे लगता है इससे ही आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। पूरे कंटेनर में मॉलिक्यूल इंडिकेट करने से कोई फायदा नहीं है, यहीं से आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। जो मॉलिक्यूल देखिए कंटेनर की वॉल के साथ जस्ट कोलाइड करने वाला है, इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में कितने पार्टिकल्स खींच रहे होंगे? काफी सारे पार्टिकल्स होंगे जो इसे खींच रहे होंगे। अब नंबर काउंट करने से क्या होगा, काफी सारे पार्टिकल्स होंगे जो इस पार्टिकल को, जो जस्ट कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करने वाला है, इसे खींच रहे होंगे, है ना। अगर ऐसा केस है, काफी सारे पार्टिकल्स खींच रहे हैं, तो रियल गैस के केस में अट्रैक्शन को कंसिडर करना है। रियल गैस के केस में अट्रैक्शन को कंसिडर करना है। अगर अट्रैक्शन हुई है तो इसे देखिए प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम स्पीड बन पाएगी, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी, फोर्स एक्सर्टेड भी कम होगी, प्रेशर भी कम होगा, फोर्स एक्सर्टेड भी कम होगी, प्रेशर भी कम होगा, तो रियल गैस का प्रेशर कम होगा। तो देखिए इस रियल गैस के प्रेशर में क्या ऐड किया जाए ताकि टोटल प्रेशर जो आपको मिले, रियल गैस के प्रेशर में ऐड करने के बाद, करेक्शन टर्म को ऐड करने के बाद, वह प्रेशर आइडियल गैस का प्रेशर हो। क्या ऐड किया जाए ये मैं आपको बता चुका हूं। वैन डर वाल गैस इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो रियल गैस के प्रेशर में जो करेक्शन टर्म ऐड की जाएगी, ये एक्सपेरिमेंटली करेक्शन टर्म मिल पाई है, ये ऐड की जाएगी, तो तब जाकर देखिए ऐड करने के बाद आइडियल गैस का प्रेशर आपको मिल पाएगा। तो इस प्रकार से अट्रैक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्शन टर्म यहां पर हमें कंसिडर करनी होगी, ये करेक्शन टर्म देखिए ये होगी an² बाय v², ये हमें सेकंड ऑप्शन में दी गई है। और वैन डर वाल गैस इक्वेशन में ऐसी करेक्शन टर्म आपको जरूर दिखाई भी दी होगी, ठीक है जी। जल्दी से देखिए इस पूरी रामायण को पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, इन सभी स्टेटमेंट्स के साथ हमें देखिए डील करना है। उससे पहले ये देख लें दिया क्या है, ठीक है ना। ये सारे स्टेटमेंट्स को जानने से पहले आप ये देख लें दिया क्या है, ठीक है ना, क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये ग्राफ पीवी वर्सेस पी ग्राफ है, ठीक है ना। पीवी वर्सेस पी ग्राफ या फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड वर्सेस पी ग्राफ आपने देखा होगा। जेड क्या है? जेड इज पीवी बाय एनआरटी। अगर यार टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट है, तो वेरी कौन होगा? वेरी तो यही होगा। तो जेड वर्सेस पी ग्राफ हो या फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के अलावा देखिए क्या हो, पीवी वर्सेस पी ग्राफ हो। सिमिलर बातें हैं, ठीक है ना। अगर ये सिमिलर बातें हैं तो ऐसा ग्राफ हम देखिए लास्ट सेशन में भी देख चुके हैं और लास्ट टू लास्ट सेशन में भी देख चुके हैं। इस ग्राफ से देखिए हमें क्या जानकारी मिलती है। इस ग्राफ से हमें जानकारी मिलती है कि इस केस में z क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, और इन केसेस में भी z क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन जो ग्राफ नीचे है, जो ग्राफ नीचे है कुछ प्रेशर रेंज तक, जो ग्राफ नीचे है कुछ प्रेशर रेंज तक, इस प्रेशर रेंज में देखिए z क्या होगा? लेस देन 1 होगा। यहाँ क्या होगा? z ग्रेटर देन 1 होगा, और इस रेंज में देखिए क्या होगा? z लेस देन 1 होगा। जानते हैं ना ये बात। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए p टेंडिंग टू 0 है, p टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ देखिए z क्या होगा? z 1 के इक्वल होगा। ऐसी कहानी हमने लास्ट सेशन में बनाई थी, याद है आपको? अरे याद है, अंडरस्टैंड आपने भी किया होगा। मैंने तो देखिए पूरा डिटेल में आपको बताया था। आप देखिए उसके बाद तो आपको ही अंडरस्टैंड करना है, आपको ही जानना है। इधर से देखिए कितनी भी नॉलेज मैं स्प्रेड कर दूं, लेकिन आप उसे कैच नहीं करेंगे, आप उसे ग्रैब नहीं करेंगे, तो देखिए मैं कितना भी अच्छा अच्छा आपको पढ़ा लूं उसका कोई फायदा नहीं है ना। इधर से एंटर होगा ज्ञान, इधर से निकल जाएगा। स्टोर तो आपको करना है, डेटाबेस तो आपको अपना बढ़ाना होगा, ठीक है ना। नहीं बढ़ाएंगे आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। ये तो आप जान ही चुके होंगे। 10th क्लास में जितनी केमिस्ट्री आपकी, जितनी भी केमिस्ट्री थी, 4-5 चैप्टर जितने भी आपके थे 10th क्लास में, उतना तो हमें 11th क्लास में एक ही चैप्टर में डील करना है। अब देखो कितने सारे चैप्टर्स होंगे, 16 चैप्टर्स अगर आपके हैं
तो इन सारे चैप्टर्स को एक साथ याद करना, और एग्जाम जो आपका है, ठीक है ना, जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड, नीट, ये तो 2 साल बाद होना है, और तब तक तो यार 12th क्लास के चैप्टर्स भी आपको आने चाहिए। तो 14 चैप्टर्स अगर 12th क्लास में, 16 + 14 टोटल एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं ये हुए 30, तो 30 चैप्टर्स एक साथ आपको आने चाहिए केमिस्ट्री में। इसके अलावा बायो, मैथ्स, फिजिक्स में भी आपको देखिए अप्रोक्सीमेटली इतने चैप्टर्स और आने चाहिए। यानी यार डेटाबेस तो काफ़ी स्ट्रोंग बनाना होगा, चीज़ों को समझ कर याद करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा, नहीं तो इतने सारे चैप्टर्स एक साथ आपको एग्जाम में याद नहीं रहेंगे। तो इसलिए रिवीजन का भी अहम रोल होता है। मैं देखता हूँ 11th क्लास में काफ़ी सारे बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, नोट्स बना लेते हैं, नोट्स छाप लेते हैं लेकिन उन्हें रिवाइज नहीं करते हैं। रिवाइज नहीं करेंगे तो यार फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, फिर आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अगर भीड़ से आपको अलग बनना है तो उसके लिए तो यार फिर अलग ही दौड़ना होगा, अलग टाइप की दौड़ लगानी होगी, पहले ही स्पीड में चलना होगा, और देखिए अपनी एनर्जी को मैनेज करते हुए चलना होगा। टाइम तो सबके पास सेम है ना, कोई कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे होता नहीं है, तो देखिए बहाने सबके पास हैं, एक्सक्यूज सबके पास हैं, टाइम सबके पास उतना ही है। फिर देखिए कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन क्यों होता है, क्योंकि कुछ अलग है ना, कुछ अलग तरीके से मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इसलिए उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अगर आप भी विजनरी हैं और आपको अपना विजन बिल्कुल साफ नज़र आता है तो फिर तो मुझे लगता है आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर मोटिवेशन कहाँ से आएगी। अरे इंडिया लेवल पर, है ना, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है 12th क्लास में, ठीक है ना, जिससे आपकी लाइफ डिसाइड होनी है। अगर यही मोटिवेशन नहीं है तो मार्केट में तो नहीं मिलती मोटिवेशन, ठीक है ना, मार्केट में कहीं नहीं मिलती मोटिवेशन। चलिए वापस लौटते हैं, बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यार ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। काफ़ी सारे बच्चे तो पूरे 2 साल में यही नहीं देखते क्या करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, या इस केस में तो यार इनकरेक्ट हमसे पूछा है। तो क्या इनकरेक्ट होगा, H2 एंड हीलियम शोज पॉजिटिव डेविएशन। हाँ ऊपर है ग्राफ, देखिए इनके ग्राफ ऊपर हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, Z ग्रेटर देन 1 है, ग्राफ से हमें मिलता है यार, ग्राफ से देख लो, इनके ग्राफ ऊपर हैं, Z ग्रेटर देन 1 है हाइड्रोजन हीलियम के लिए, तो पॉजिटिव डेविएशन है। COCH4O2 शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। जी हाँ, नेगेटिव डेविएशन तो मिलता है, Z लेस देन 1 है, नेगेटिव डेविएशन तो मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। H2 एंड हीलियम शो नेगेटिव डेविएशन, H2 एंड हीलियम शो नेगेटिव डेविएशन, while COCH4O2 शो पॉजिटिव डेविएशन। देखिए ये बात तो ठीक है कि COCH4O2 पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ये नेगेटिव भी शो करते हैं और पॉजिटिव भी शो करते हैं। प्रेशर की देखिए कुछ रेंज तक तो ग्राफ नीचे है, और इस रेंज के बाद अगर हाई प्रेशर रीजन में बात की जाए तो ग्राफ ऊपर है। तो देखिए कुछ रेंज तक तो यहाँ Z लेस देन 1 है, नेगेटिव डेविएशन है, और कुछ रेंज के बाद देखिए हाई प्रेशर रीजन में आगे चलते हैं, ग्राफ ऊपर है, ग्राफ ऊपर है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो ये बात तो ठीक है, इनके लिए पॉजिटिव डेविएशन भी है, नेगेटिव डेविएशन भी है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सत्य है। लेकिन 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 ये बात करेक्ट नहीं है। देखिए ये बात करेक्ट नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम शोज नेगेटिव डेविएशन, हाइड्रोजन हीलियम के ग्राफ तो ऊपर है, हाइड्रोजन हीलियम के ग्राफ ऊपर है, पॉजिटिव डेविएशन है। और यहां क्या दिया है, नेगेटिव डेविएशन हाइड्रोजन हीलियम के केस में। ये बात देखिए गलत हुई यहां पर। अगर ये बात गलत हुई, इनकरेक्ट ही हमें आइडेंटिफाई करना है, तो सी ऑप्शन हमें लॉक करना होगा। कंप्यूटर जी जल्दी से सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हमें ले जाइए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक और क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड। ऐसे ग्राफ आपने लास्ट सेशन में भी देखे थे और प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ग्राफ आप देख चुके हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस P ग्राफ है। दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस P ग्राफ,
ठीक है, फिगर आपको दी है। जी एडवांस 2006 में क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जी एडवांस्ड में एक ऐसे सेक्शन में आया था जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, यानी एक ही ऑप्शन यहां करेक्ट नहीं होगा, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो। तो ध्यान से सभी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है और उसके बाद ठंडे दिमाग से, ठीक है ना, ठंडा पानी पीकर आंसर आपको देना है। गर्म दिमाग से सोल्व करेंगे मिस्टेक हो जाएगी, बाद में मत बोलना कि मिस्टेक हो गई। हमें मिले क्या, इसमें तो अंडा भी नहीं मिलता है, -2 मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसे ठीक से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको -2 मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, यहाँ वैसे इसकी लैंग्वेज में, ठीक है ना, लैंग्वेज में बात दी है कि ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इज आर करेक्ट फॉर वैन डर वाल गैस, ठीक है। प्लॉट 1 इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड द वैन डर वाल कांस्टेंट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं ऑप्शन को, P प्लस एन स्क्वेयर ए बाई वी स्क्वेयर, ठीक है जी, इनटू क्या है V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। इफ A इज नेग्लिजिबल, उड़ा दें इसे, अरे A नेग्लिजिबल है तो उड़ा दो, इंतजार किसका करेंगे, उड़ा दो जल्दी से। उड़ा दिया, फिर देखिए क्या होगा, P इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अरे जल्दी करो यार, P इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पी वी माइनस P इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा पी एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। एन आर टी को लेफ्ट हैंड साइड बुला लो, तभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का एक्सप्रेशन मिलेगा। ये क्या है, अरे ये क्या है, एनआरटी को लेफ्ट हैंड साइड बुलाने पर ये क्या मिलता है आपको, ये क्या मिलता है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का एक्सप्रेशन है। अगर ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z है तो Z माइनस, यहां से देखिए n से n कैंसिल हुआ, Z माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो Z ग्रेटर देन 1 हुआ। अगर Z ग्रेटर देन 1 हुआ तो प्लॉट 1 के केस में क्या Z ग्रेटर देन 1 है, क्या प्लॉट 1 के केस में Z ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है। तो ये बात यार सत्य हुई, A इज नेग्लिजिबल, Z इस केस में ग्रेटर देन 1 है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अरे कितना जल्दी भूलते हैं आप यार, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है तो सारे ही ऑप्शन को चेक करना होगा, ए के बाद बी को भी चेक करना होगा, फिर सी को भी चेक करना होगा, फिर डी को भी चेक करना होगा। ऐसे ही फ्री में 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना, सभी को चेक करना होगा। अब देखिए, अब बारी है यार बी ऑप्शन को चेक करने की। बी ऑप्शन क्या है, द प्लॉट 2 इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड वैन डर वाल कांस्टेंट बी इज नेग्लिजिबल। ये बात है प्लॉट 2 के लिए। अगर बी नेग्लिजिबल है तो क्या होगा, देखिए अगर बी नेग्लिजिबल है तो क्या होगा, देखिए ग्राफ नीचे की तरफ गया है, z क्या होना चाहिए, लेस देन, अरे लेस देन बोलो, लेस देन 1। नीचे की तरफ अगर ग्राफ गया है, क्यों, क्योंकि यहां तो देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस बात की गई है, यानी z इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहां क्या होगा, p टेंडिंग टू 0 पर क्या होगा, p टेंडिंग टू 0 पर z इक्वल टू 1 होगा, यानी आइडियल बिहेवियर फॉलो होगा, ठीक है जी। अब देखिए बी ऑप्शन को चेक करना है, जब बी नेग्लिजिबल हो, स्मॉल बी नेग्लिजिबल हो तो क्या होगा, देखिए यार p प्लस एन स्क्वेयर ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। बी नेग्लिजिबल है, इसे मैंने इग्नोर कर दिया, देखिए बी नेग्लिजिबल है, इसे मैंने इग्नोर कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई होगा v के साथ मल्टीप्लाई किया p इंटू वी प्लस ये v के साथ मल्टीप्लाई किया एन स्क्वेयर ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी से पावर 2 कैंसिल हुई इज इक्वल टू एनआरटी। चलिए भाई एनआरटी को लेफ्ट हैंड साइड बुला लो, अरे बुला लो, आ जाइए एनआरटी इस तरफ, ये देखिए एनआरटी लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलता है तो डिनोमिनेटर में मिलता है, और यहां भी देखिए इस तरह बुलाया है तो इसको भी एनआरटी से डिवाइड करना होगा, इसको भी एनआरटी से डिवाइड करना होगा। ये क्या होगा,
n इंटू आर इंटू टी इंटू वी, n से पावर 2 कैंसिल और राइट साइड मिलता है 1। ये देखिए ये क्या बन गया, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z है। अगर ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z है तो ये मिलता है z इज इक्वल टू 1 माइनस Na डिवाइडेड बाय आर टीवी, Na डिवाइडेड बाय आर टीवी, यानी 1 से कुछ ना कुछ माइनस होगा, है ना। ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो 1 से कुछ ना कुछ माइनस होगा, और क्या माइनस होगा ये आपके सामने, क्या पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस होगी ये आपके सामने, यानी z लेस देन 1 मिल रहा है। अगर z लेस देन 1 मिल रहा है तो क्या वाकई में सेकंड ग्राफ के लिए z लेस देन 1 है? क्या इसके लिए z लेस देन 1 है? जी हाँ, इसके लिए z लेस देन 1 है, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हुई। बस, अरे बस नहीं, आगे चलना होगा, थर्ड स्टेटमेंट को भी चेक करना होगा। द प्लॉट 3 इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी आर नेग्लिजिबल। दोनों को ही नेग्लेक्ट कर दें तो क्या होगा? अगर दोनों को ही नेग्लेक्ट कर दें, उड़ा दें, तो क्या होगा? देखिए यार, सी ऑप्शन को वेरीफाई किया जाए, p प्लस एन स्क्र ए बाय वी स्क्र, ठीक है जी, इनटू v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दोनों को उड़ा दें, चलो जो भी आपके भगवान है नाम ले लीजिए है ना, उड़ा दें, ऊपर वाले का नाम लेकर उड़ा दें। ये उड़ा दिया, क्या मिलता है? ए एंड बी दोनों को उड़ा दें, क्या मिलता है? देखिए, अरे यहां करेक्शन टर्म ही नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन मिलती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इक्वेशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइडियल गैस इक्वेशन, दैट मींस पीवी बाय nRT इज इक्वल टू 1। जी हां, अगर आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस का बिहेवियर फॉलो होगा तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू 1 होगी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू 1 होगी। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू कम होगी, दुनिया वालों ध्यान से देख लो, दुनिया वालों ध्यान से देख लो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू 1 होगी, Z की वैल्यू 1 होगी, यानी ये थर्ड ग्राफ है, ठीक है ना, ये थर्ड ग्राफ है, इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z 1 है। मजा आ गया, ये भी करेक्ट है। क्या आगे चलें? जी हां, इसे भी हमें चेक करना होगा। द प्लॉट 4 इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ गैस इज मच हायर देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। द प्लॉट 4 इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड the temperature of gas is much higher than its critical temperature। देखिए, वैसे तो अभी critical temperature मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, critical temperature एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे ऊपर अगर टेम्परेचर हो तो गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर बात की जाए तो गैस को लिक्विफाई कर पाएंगे, उससे कम टेम्परेचर हुआ तो गैस को लिक्विफाई कर पाएंगे, अट्रैक्शन होगी तो लिक्विफाई कर पाएंगे। अब यहां देखिए, इसने बोला है क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो, यानी गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन ग्राफ नीचे आया है। अगर ये ग्राफ नीचे आया है हायर टेम्परेचर पर, गलत बात है यार। देखिए, हायर टेम्परेचर पर तो रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन कहां से होगी? बहुत ज्यादा अगर आप हीट कर देंगे गैस को तो पार्टिकल्स तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी तो ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए था, यहां ग्राफ नीचे आया है, यानी इस ग्राफ में फॉल्ट है, इस ग्राफ में फॉल्ट है, यानी स्टेटमेंट डी यहां पर, स्टेटमेंट नंबर 4 यहां पर करेक्ट नहीं होगी, ठीक है जी। आ गया मजा? अरे मजा आ गया आपको? ए गैस डिस्क्राइब्ड बाय वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है ना, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन से हमने गैस को डिस्क्राइब कर लिया है। जे एडवांस 2008 में आ चुका है, और गलती से देखिए आंसर्स यहां रह गए हैं। चलिए जल्दी से आंसर्स को हटा दूं मैं, आपको पता नहीं चल पाएगा। ये स्टार यहां से हटा दूं, इतना तो आप समझदार होंगे ही, स्टार लगा है, या तो ये इसके आंसर होंगे या ये आंसर नहीं होंगे। चलिए
आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दिया मैंने। ठीक है, यहां भी मैं दाग कर देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, तो बताइए, बिहेव सिमिलर टू आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम, लार्ज मोलर वॉल्यूम, लार्ज मोलर वॉल्यूम और P टेंडिंग टू 0। लार्ज मोलर वॉल्यूम का क्या मीनिंग है? P टेंडिंग टू 0। यार आप खुद देख लें, है ना, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी ग्राफ में देख लें। अगर यार P टेंडिंग टू 0 है तो Z अप्रोचेस टू 1 है। देखिए Z 1 होगा इस केस में, सभी ग्राफ Z इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुए हैं। P टेंडिंग टू 0 है तो देखिए Z अप्रोचेस टू 1 है, P टेंडिंग टू 0 है, लार्ज वॉल्यूम है, वॉल्यूम लार्ज है, मेंशन भी कर दूं यहां पर, देखिए वॉल्यूम लार्ज है, जी हाँ वॉल्यूम लार्ज है, तो ऐसे केस में P टेंडिंग टू 0 होगा। और ऐसे केस में आप देख चुके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z टेंडिंग टू 1 होगा। क्लियर है मामला? अगर यार Z टेंडिंग टू 1 है, Z 1 के इक्वल है, तो ये जो PV बाय NRT है ये अगर 1 के इक्वल हुआ तो आइडियल बिहेवियर फॉलो होगा। अरे देख लो, इस स्टाइल में देख लो, आइडियल बिहेवियर फॉलो होगा। जी हाँ, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, बिहेव सिमिलर टू आइडियल गैस इन लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर। देख लो भाई, अरे देख लो जल्दी से, अगर प्रेशर लार्ज हुआ, यहां देखिए अगर प्रेशर लार्ज हुआ, यहां देख लो यार, प्रेशर लार्ज हुआ तो Z ग्रेटर देन 1 है, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ग्राफ ऊपर मिलेगा आपको। Z इज इक्वल टू 1 से ग्राफ ऊपर मिलेगा आपको। Z ग्रेटर देन 1 का केस है, Z इज इक्वल टू 1 से देखिए ग्राफ ऊपर मिलेगा। Z ग्रेटर देन 1 का केस कब है? ग्राफ ऊपर कब मिलेगा आपको? जब प्रेशर क्या हो? लार्ज हो। ठीक है जी, यहां क्या बोला गया है? यहां देखिए, यहां बोला गया है सिमिलर टू आइडियल गैस इन लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर। ये बात गलत है यार, ठीक है ना, क्योंकि इस केस में तो रियल बिहेवियर होगा, Z 1 के इक्वल होगा तब आइडियल बिहेवियर होगा। ये तो Z ग्रेटर देन 1 है, यानी ये करेक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं होगा। इस केस में लार्ज प्रेशर हुआ, लार्ज प्रेशर हुआ तो Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा। इक्वल टू 1 नहीं है तो आइडियल बिहेवियर नहीं है। हाँ, 1 के इक्वल होता फिर आइडियल बिहेवियर होता, लेकिन हायर प्रेशर रीजन पर लार्ज प्रेशर अगर अप्लाई किया जाएगा तो उस केस में तो ग्राफ ऊपर मिलते हैं। Z इज इक्वल टू 1 लाइन से ग्राफ ऊपर मिलते हैं, ऊपर मिलते हैं तो रियल बिहेवियर होगा। आगे चलें क्या? आगे देखिए, स्टेटमेंट 3 और सी ऑप्शन को ध्यान से देख लें। इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैन डर वाल कोएफिशिएंट that are dependent on identity of gas but are independent of temperature। जी हाँ, वैन डर वाल गैस को हम, वैन डर वाल गैस जो कांस्टेंट है ए एंड बी, इससे हम कैरेक्टराइज कर पाएंगे, और जिनको हमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानना है। क्या मानना? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कैसे कैरेक्टराइज कर पाएंगे? क्योंकि यार वैन डर वाल गैस इक्वेशन में स्मॉल ए भी होगा, स्मॉल बी भी होगा, इसलिए वैन डर वाल गैस इक्वेशन को हम कैरेक्टराइज कर पाएंगे, वैन डर वाल गैस को हम कैरेक्टराइज कर पाएंगे। ठीक है जी, किससे कैरेक्टराइज कर पाएंगे? वैन डर वाल्स कोएफिशिएंट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से। ये आप जानते हैं, ये स्टेटमेंट यहां करेक्ट होगी। लास्ट स्टेटमेंट हैज द प्रेशर दैट इज लोअर देन प्रेशर exerted by same gas behaving ideally। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। आप जानते हैं यार, रियल गैस का प्रेशर अट्रैक्शन की वजह से आइडियल गैस के प्रेशर से क्या होगा? कम होगा। अट्रैक्शन की वजह से जनरली अट्रैक्शन ही होगी, रियल गैस का प्रेशर कम होगा। जो पार्टिकल कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करने जा रहा है, उस पार्टिकल को पीछे से दूसरे पार्टिकल्स, गैस के दूसरे मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे, और ऐसी अट्रैक्शन की वजह से इसकी स्पीड कम होगी, इसका मोमेंटम कम होगा, ये कम फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से यार प्रेशर भी कम होगा। अगर अट्रैक्शन हुई तो प्रेशर भी कम होगा, तो रियल गैस का प्रेशर कम होगा। क्लियर है मामला? ठीक है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो
तो ये देख लें फिर, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, जल्दी से देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल अप्रोच पर बेस्ड है, ठीक है। मजा आएगा यार, मुझे तो ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और मैं तो ऐसे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करता हूं, किसी की मदद वैसे भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं तो खुद से ही ट्राई करता हूं। क्या आप मेरी मदद लेना चाहेंगे? लेनी तो नहीं चाहिए आपको यार, है ना। जल्दी से रीड कर लें, ठीक है। जी एडवांस में आ चुका है क्या? बिल्कुल जी एडवांस में आ चुका है। और ये भी देख लें यार, जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, उससे हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आसान है या डिफिकल्ट है ये तो आप इसको अटेम्प्ट करने के बाद ही बताएंगे, लेकिन ये गारंटी है क्वेश्चन कैसा भी हो, पूरे लॉजिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आपको समझा दिया गया है थ्योरी में। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम आपके काफी कम एफर्ट्स लगेंगे, ये गारंटी है। जल्दी से स्टेटमेंट को रीड कर लें। फॉर 1 मोल ऑफ वैन डर वाल्स गैस B is equal to 0. For 1 mole of van der Waals gas, B is equal to 0. T is equal to 300 Kelvin. T is equal to 300 Kelvin. The PV versus 1 by V plot, PV versus 1 by V plot is shown below. देखिए, PV versus 1 by V plot is shown below. ये देख लें, प्लॉट ऐसा होगा, PV along Y axis and 1 by V along एक्स एक्सिस। तो प्लॉट देखिए कैसा होगा, प्लॉट आपके सामने इस प्रकार की एक लाइन होगी। द वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए ATM लीटर स्क्वायर मोल -2। मेन मुद्दा क्या है? ए चाहिए। मेन मुद्दा क्या है? क्या चाहिए? ए चाहिए, ठीक है जी। क्या चाहिए? ए चाहिए। और यहां ये दिया है बी की वैल्यू 0 है। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को आप जानते हैं, P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर, P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT, ठीक है जी। यहां देखिए B की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है तो इसे उड़ा देंगे और N 1 है, ठीक है। यहां 1 पुट किया जाएगा, N 1 है, यहां 1 पुट किया जाएगा। इस V को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको PV मिलेगा। तो ये लीजिए, मैंने P के साथ V को मल्टीप्लाई किया, PV मिलता है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये V देखिए इसके साथ तो मल्टीप्लाई हुआ ही है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहां से क्या मिलेगा? A बाय V, ठीक है ना। V की पावर 2 से ये V कैंसिल हो जाएगा तो A बाय V मिलेगा आपको। क्लियर है मामला? और देखिए इसके बाद राइट साइड क्या मिलता है? राइट साइड मिलता है आपको RT, ठीक है जी। ये देखिए PV वर्सेस 1 बाय V ग्राफ की हमें बात करनी है, तो इसको हमें देखिए राइट हैंड साइड लेकर जाना होगा। PV इज इक्वल टू माइनस A बाय V प्लस RT। ये तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलती है। कैसे स्ट्रेट लाइन मिलती है? ये देखिए Y इज इक्वल टू, ध्यान से देख लें यार, Y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप कैसे है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप ऐसे है। ये देखिए ये अलोंग y डायरेक्शन है, PV अलोंग y डायरेक्शन है। और ये देख लें यार 1 बाय v अलोंग x डायरेक्शन है, 1 बाय v अलोंग x डायरेक्शन है, ठीक है जी। ये अलोंग x डायरेक्शन है और ये c क्या है? ये c RT है। इतना तो यार आपने बेसिक मैथ्स में जरूर अंडरस्टैंड किया होगा। यहां हमें a चाहिए तो a क्या है? व्हाट इज a? a इज स्लोप। ये a क्या है? कंपेयर करने पर आपको पता लग जाएगा ये क्या है। कंपेयर कीजिए, a तो स्लोप है, ठीक है ना। स्लोप चाहिए इस केस में, और स्लोप क्या होगा? स्लोप m इज इक्वल टू, देखिए स्लोप क्या होगा इस केस में, ध्यान से देख लें। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं
तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसे अप्लाई कर लें। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो जल्दी से इसे अप्लाई कर लें यार। कैसे अप्लाई कर लें? ये देखिए, ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये y2 है, देखिए y कोऑर्डिनेट है, ये y1 है, ठीक है, y2 y1 आपके पास है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग देखिए, ये y2 है तो ये हमारे पास x2 है और ये क्या है, x1 है। और ध्यान दीजिएगा, स्लोप यहां पर नेगेटिव होगा, ये जो वैल्यू यहां से आएगी ये -1 के इक्वल होगी, ठीक है ना। स्मॉल m किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। स्लोप यहां से नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू -1 के इक्वल है। चलिए जल्दी से y2 की वैल्यू पुट की जाए। y2 कितना, y2 21.6 है, y1 कितना है, y1 है हमारे पास 20.1 y1 है, ठीक है जी। तो x2 कितना हुआ, अगर y2 की वैल्यू ये है तो x2 की वैल्यू ये होगी, इस कोऑर्डिनेट की कोरस्पॉन्डिंग x2 की वैल्यू ये होगी, ये कितनी है, ये 2 के इक्वल है। और x1 की वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए, ये 3 के इक्वल है। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू, एक माइनस आपको यहां से मिलेगा, एक माइनस यहां है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद a इज इक्वल टू 1.5, a इज इक्वल टू 1.5। सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। कौन से ऑप्शन को लॉक कर दें यार, सी ऑप्शन को लॉक कर दें। मैंने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से देख ले मैंने क्या किया, है ना, ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं इसमें। मैंने जो दिया था ना यार, उसके अकॉर्डिंग वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लिया। पीवी वर्सेस 1/v की बात की गई है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में मैंने इसे इंडिकेट कर लिया। कंपेयर करने पर ये अलोंग y डायरेक्शन, ये अलोंग x डायरेक्शन, ये y इंटरसेप्ट कहाँ जाकर कट करेगा, ये देखिए, ये RT होगा, ये y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट c होगा, c इज इक्वल टू RT। यहां से देखिए कंपेयर करने पर स्लोप m इज इक्वल टू -a मिलता है, स्लोप m इज इक्वल टू -a मिलता है। और स्लोप m को एक बिंदास तरीके से कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है। और ये -a के इक्वल है, एक माइनस यहां से मिलेगा, एक माइनस यहां देखिए, a के सामने माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a की पॉजिटिव वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के बाद y2 y1 x2 x1 को पुट करने के बाद आपको जरूर यहां से मिल रही होगी और ये वैल्यू 1.5 मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जे एडवांस 2015। इस क्वेश्चन को देखने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स को बड़ा अजीब फील हुआ था कि यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया है, ऐसा ग्राफ तो कभी देखा नहीं हमने, ऐसा ग्राफ तो गैसियस स्टेट में आज तक देखा नहीं, फिर ये कैसा सवाल है। आप भी ठंडे दिमाग से इसे देखना, ठीक है ना। आपको भी एक बार तो अजीब लगेगा, लेकिन तुरंत आप आंसर बता देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने आपको इतना सब कुछ पढ़ाया है, इतना सब कुछ बताया है, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की फील अगर आपको आती है, ठीक है ना, अगर आप ये जानते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट को इग्नोर करने के बाद z किस प्रकार से आपको 1 के इक्वल मिलता है, z किस प्रकार से लेस देन 1 मिलता है, z किस प्रकार से ग्रेटर देन 1 मिलता है, फिर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को यार खेलते खेलते बना लेंगे। देखिए क्या है, एक आपको यहाँ रियल गैस के लिए रिलेशन दिया है, दैट रिलेशन इज P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। रिलेशन आपको दिया है, B इज कॉन्स्टेंट, द रिलेशनशिप ऑफ इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R फॉर द गैस इज गिवन बाय। अब ये तो बड़ा खतरनाक है। ये देखिए, इंटर एटॉमिक पोटेंशियल, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। देखिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मीनिंग तो हम जानते हैं कि दो एटम के बीच का गैप होगा, दूरी होगी, और क्या होगा। इंटर एटॉमिक पोटेंशियल क्या है, ये देखिए, एक प्रकार से एनर्जी को इंडिकेट कर रहा होगा। एनर्जी को कैसे इंडिकेट कर रहा होगा, दो एटम के बीच में देखिए अगर अट्रैक्शन हुई तो ये जो पोटेंशियल है ये डिक्रीज हो रहा होगा, एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। अगर देखिए अट्रैक्शन नहीं हुई, रिपल्शन हुई, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। आप जानते हैं अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी डिक्रीज होती है, अगर रिपल्शन हुई तो एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। तो दिमाग लगाएं यार इस केस में। मुझे लगता है अट्रैक्शन के लिए तो Z ही एक कामयाब तरीका है, जिसे चेक करने पर हम अट्रैक्शन और रिपल्शन पर कमेंट कर पाएंगे
और आइडियल बिहेवियर हुआ तो भी कमेंट कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है दिए गए रिलेशन की शक्ल से, ठीक है ना, जो रिलेशन दिया है इसकी शक्ल से z इस केस में मोर देन 1 होगा। कैसे? p को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, p इंटू वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, और आर टी को इस तरफ बुला लें, पी वी बाय आर टी माइनस पी बी बाय आर टी इज इक्वल टू 1। ये क्या है? अरे ये क्या है दोस्तों? ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z है, ठीक है ना। ये क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z है? z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाय आर टी। इफ पी बी बाय आर टी इज पॉजिटिव क्वांटिटी देन 1 प्लस पी बी बाय आर टी शुड बी मोर देन 1, है ना। ये डेफिनेटली क्या होगा? 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 1 में अगर हम कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू तो हमें 1 से ज्यादा ही मिल पाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा मिल पाएगी यानी जरूर रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी कि नहीं होगी? इफ z इज इक्वल टू 1 देन बिहेवियर इज आइडियल, इफ z इज लेस देन 1 देन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। और ये देखिए, ये z लेस देन 1 का केस नहीं है, z मोर देन 1 का केस है। रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी तो ऐसे केस में मुझे लगता है एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, या रिपल्शन की वजह से एनर्जी इंक्रीज होगी। तो मुझे लगता है इंटर एटॉमिक पोटेंशियल जो कि रिपल्शन को यहाँ इंडिकेट कर रहा होगा, अगर रिपल्शन होगी तो इस केस में देखिए इसकी वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज हो रही होगी। और ऐसा कौन सा केस है जहां पर देखिए रिपल्शन की वजह से इंटर एटॉमिक पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो? ये देख ले, ऐसा तो यही केस है। ये तो बड़ा अजीब केस है, इसकी वैल्यू 0 है, ये पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। जी नहीं, यहां तो देखिए ऐसा रिलेशन फॉलो होगा तो z की वैल्यू मोर देन 1 है, रिपल्शन का केस है, तो यहां देखिए इंटर एटॉमिक पोटेंशियल तो फिर 0 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ये फिर डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर इस रिलेशन को फॉलो करना है, अगर z ग्रेटर देन 1 का केस, तो z ग्रेटर देन 1 तो यहां होगा बस, यहां तो क्या हो जाएगा? z लेस देन 1 हो जाएगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हमारे पास जो रिलेशन है ये तो z ग्रेटर देन 1 का है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो केवल और केवल z ग्रेटर देन 1 को इंडिकेट कर पाए, z लेस देन 1 को इंडिकेट ना करे? क्योंकि ये जो रिलेशन है ये z ग्रेटर देन 1 का है। मुझे लगता है रिपल्शन के लिए z मोर देन 1 के लिए ऐसा ही ग्राफ यहां पर सुटेबल होगा। ऐसा ग्राफ सुटेबल होगा तो टिक कर देंगे, फिर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। मामला क्लियर है आपको? ये देखिए यार, 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z, और अभी तक का जितना भी थ्योरी पार्ट मैंने आपको बताया है, जितना भी मैंने थ्योरी आपको डिलीवर की है, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन नंबर 10। और ये है इसका आंसर। ऐसा आंसर क्यों है ये आप सोचेंगे, ठीक है ना, सोचेंगे। और क्लास नोट्स में इसका जवाब भी आप ढूंढेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार का मैच क्यों मिलता है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स मैच है। तो कॉलम 1 कॉलम 2 से किस प्रकार से मैच होगा, ठीक है ना। ये कॉलम 1 है, ये क्या है? ये कॉलम 1 है, ये बाय मिस्टेक कॉलम 2 बन गया है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 कॉलम 2 से किस प्रकार से मैच होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से मैच होगा। क्यों मैच होगा? इसका आंसर, इसकी पूरी सच्चाई थ्योरी में छिपी हुई है। या तो अगर आपको थ्योरी पता है, ठीक है ना, कंप्लीट थ्योरी आप जानते हैं, फिर या तो आप डायरेक्टली इसे अटेम्प्ट कर लें, या फिर यार पहले क्लास नोट्स को अच्छे से गो थ्रू कर लें। गो थ्रू करने के बाद भी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है तो फिर यार पिछले 2 लेक्चर्स को आप दोबारा से देख लें। अरे पूरा लेक्चर ना देखें, लेकिन मुझे लगता है इनसे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए उस पार्ट को तो आपको रिपीट करना होगा, या फिर आपको आता हो या फिर आपको रिपीट करना होगा, ठीक है ना। दोनों में से देखिए एक काम तो आपको करना होगा, तभी आपसे ये बन पाएगा, नहीं तो आपसे बन नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच होगा, ये आपका काम है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। विदाई का वक्त हो गया है, ऐसे ही और मुलाकातें हमारी होती रहेंगी, ठीक है जी। ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, सेशन को अटेंड करने के लिए।